नमस्कार एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, आप लोग को पता ही होगा कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 77 सेशन चल रहा है। 27 सितंबर तक ये सेशन चलेगा और इस बार इंडिया की तरफ से इसमें हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी वो नहीं जा पाए हैं और मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एस जयशंकर जी गए हैं उनके बजाय। इस सेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, जिसमें से जो टर्की के साथ हमारा जो इश्यू हुआ था वो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ एक वीडियो में। आप चैनल पे जाके मेरा वो वाला वीडियो भी देख सकते हैं। पाकिस्तान के शहबाज शरीफ ने कश्मीर का मुद्दा उठाया अपने स्पीच, जिसके बाद इंडिया ने इसका रिप्लाई भी किया है अच्छे से। इसके बारे में साथ ही साथ एस जयशंकर जी ने जो अपने स्पीच में कहा वो, और यूएनएससी में जो इंडिया के लिए परमानेंट मेंबरशिप की बात हो रही है वो, प्लस और भी बहुत सी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बस एंड तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, उनकी बात करें तो वो अपने स्पीच में कहते हैं कि हम अपने सारे नेबर्स के साथ इंक्लूडिंग इंडिया पीस चाहते हैं, लेकिन साउथ एशिया में जब तक जम्मू एंड कश्मीर का सॉल्यूशन नहीं होता तब तक पीस पॉसिबल नहीं है। साथ ही साथ आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A का जो अबॉर्गेशन है बाय इंडियन गवर्नमेंट, इसको वो कहते हैं कि ये गलत है और ये चीज नहीं होना चाहिए था। इसके बाद राइट टू रिप्लाई का यूज करते हुए इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव मिजीतो विनीतो कहते हैं कि ये बहुत दुख की बात है कि पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का मंच चुना अपने इस एक्यूजेशन को फैलाने के लिए। एक कंट्री जो कहती है कि हम पीस चाहते हैं वो कम से कम क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में तो इन्वॉल्व नहीं होगी और ना ही मुंबई टेररिस्ट अटैक के जो प्लानर है उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी, उनको अपने यहाँ छुपा के रखेगी तब तक जब तक इंटरनेशनल प्रेशर नहीं बनता उसके ऊपर। साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि जब तक साउथ एशिया में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं खत्म होता तब तक पीस पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा शहबाज शरीफ कह देते हैं कि हम खुद टेररिज्म का शिकार हैं, हम पे टेररिस्ट अटैक होते हैं, अफगानिस्तान से हमारे यहाँ टेररिस्ट आते हैं और हम पे अटैक करते हैं। इस पे अब हुआ क्या है कि अफगानिस्तान भी नाराज हो गया है और अफगानिस्तान के तालिबान रिजाइम ने ये कहा है कि पहले तो शहबाज शरीफ बिना किसी सवाल जवाब के अनकंडीशनल अपॉलॉजी मांगे। फिर इन सब के बाद अपने यहाँ जो फ्लड की सिचुएशन है उसकी बात करते हैं, इजराइल का भी नाम लेते हैं ये एक बार। और होता क्या है कि इस तरह के जब बड़े समिट में या फिर कोई बड़ा लीडर ऐसे भी स्पीच देता है तो वो कौन सा वर्ड कितनी बार यूज कर रहा है उस पे भी बहुत ज्यादा नजर रखा जाता है, ताकि इससे ये पता लगाया जा सके कि उस लीडर के लिए या फिर उसकी कंट्री के लिए किस इशू पे उसका ज्यादा फोकस है। शहबाज शरीफ की जो स्पीच थी इसमें उनने 12 से 14 बार कश्मीर का नाम लिया, 10 बार इंडिया का, अफगानिस्तान का 9 बार, क्लाइमेट वर्ड का यूज उनने किया 7 बार, फिर पैलेस्तीन का 3 बार और फ्लड का 2 बार, हिंदू का 2 बार और इजराइल का 1 बार। वहीं जो हमारे एस जयशंकर जी की स्पीच थी उसमें इंडिया टर्म का यूज 21 बार हुआ है, टेररिज्म का यूज 7 बार, क्लाइमेट का 6 बार और इन्वायरमेंट का 5 बार, यूक्रेन 4, डेप्थ 3 और पाकिस्तान का यूज एक भी बार नहीं किया गया है। तो ये शो करता है कि इंडिया सिर्फ अपने या फिर अपने रीजन के लिए नहीं बल्कि जो ग्लोबल प्रॉब्लम्स है उनको भी सॉल्व करना चाहता है और सॉल्व करने की क्षमता रखता है। ये चीज वर्ल्ड में और स्ट्रेचर बढ़ाती है इंडिया की। इंडिया वर्ड के बाद जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला दूसरा वर्ड था वो था टेररिज्म और उसके बाद था क्लाइमेट चेंज। दोनों ही एक बहुत बड़ा कंसर्न है पूरे वर्ल्ड के लिए। एस जयशंकर जी सबसे पहले अपने स्पीच में 5 प्लेज जो कि इंडिया अचीव करना चाहता है 2027 तक, जब इंडिया के आजाद हुए पूरे 100 साल हो जाएंगे, उसका मेंशन करते हैं। और फिर ये कहते हैं कि ये जो हमारे प्लेज हैं ये बहुत क्लियरली ये शो करते हैं कि इंडिया वर्ल्ड एज अ वन फैमिली के आइडियोलॉजी में बिलीव रखता है। कहते हैं कि इंडिया ने 100 से ज्यादा नेशन को वैक्सीन दी कोविड के टाइम पे, प्लस जो ह्यूमन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ सिचुएशन में भी हमेशा इंडिया दूसरे कंट्रीज की हेल्प करता है। इसके बाद ये जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनमें बढ़ते हुए डेप्थ के सिचुएशन की, प्लस फ्यूल, फूड और फर्टिलाइजर की कमी की बात करते हैं। और सदर्न कंट्रीज यानी एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका की MIG यानी मिड इनकम कंट्रीज या फिर LDC यानी लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज में इनइक्वालिटीज की बात करते हैं। यूक्रेन इशू पे ये कहते हैं कि हमसे अक्सर पूछा जाता है कि आप किसकी साइड है। इंडिया पीस की साइड है और उसकी साइड है जो UN चार्टर और इसके प्रिंसिपल की रिस्पेक्ट करता है। हम लोग डायलॉग और डिप्लोमेसी के साइड हैं। ये कहते हैं कि ग्लोबल फोकस इस समय यूक्रेन में है, जबकि इंडिया और इसके नेबर्स भी इस टाइम पे बहुत बड़ी चैलेंजेस से जूझ रहे हैं, जिससे डील करने के लिए इंडिया ने अपने नेबर्स की काफी हेल्प की है। अफगानिस्तान में ये बताते हैं कि 50,000 मेट्रिक टन व्हीट प्लस मेडिसिन और वैक्सीन भिजवाया था इंडिया ने। श्रीलंका में ये कहते हैं कि अब तक 3.8 बिलियन की एड दे चुका है इंडिया श्रीलंका को, और म्यांमार में 10,000 फूड प्लस वैक्सीन भी भिजवा चुका है।
फिर ये कहते हैं कि रिसेंट टाइम में हुआ क्या है कि वर्ल्ड को एक के बाद एक शॉक लगा है। सबसे पहले कोविड हो गया, फिर रशिया यूक्रेन वॉर हो गया। इन सब शॉक की वजह से जो रिजल्ट है या जो इम्पैक्ट है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से और भी बढ़ गया है और बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए क्लाइमेट चेंजेस से भी डील करने में इंडिया ने अपना रोल बहुत बखूबी निभाया है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड और कोलिशन फॉर डिजास्टर रिलीफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट जैसे इनिशिएटिव की ये बात करते हैं। ये कहते हैं कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हो गया या फिर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज हो गया, इसमें भी इंडिया अपना रोल निभाता है। फिर नेक्स्ट ईयर से आपको पता होगा इंडिया G20 का प्रेसिडेंट बनेगा। इस साल दिसंबर से अपनी कुर्सी संभालेगा। ये कहते हैं कि इसका प्रेसिडेंट बनने के बाद हम लोग जो डेवलपिंग कंट्रीज में इशू है जैसे कि डेब्ट का इशू, इकोनॉमिक ग्रोथ का इशू, फूड और एनर्जी सिक्योरिटी का इशू, इन सब इशू को टैकल करने के लिए काम करेंगे। इसके बाद ये एक ऐसी बात करते हैं जो कि एक तरह से तमाचा होती है चाइना और पाकिस्तान पे। ये कहते हैं कि जो कंट्री टेररिज्म को सपोर्ट कर रही है या फिर इसको फैलाने वाले लोगों को प्रोटेक्ट कर रही है और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 1269 सैंक्शन रिजाइम को पॉलिटिसाइज कर रही है, वो इसको अपनी जिम्मेदारी पे करे। दरअसल पिछले कुछ टाइम से हो क्या रहा है कि इंडिया और यूएसए मिलके किसी पाकिस्तानी बेस्ड टेररिस्ट को सैंक्शन करना चाह रहे हैं यूएन के अंदर, तो चाइना इसको ब्लॉक कर दे रहा है। चाइना ने ऐसा किया अब्दुल रऊफ अजहर के केस में, जो कि इंडिया में कई टेररिस्ट अटैक में इन्वॉल्व है और मसूद अजहर का छोटा भाई है ये। और फिर सेम चीज चाइना ने की थी अब्दुल रहमान मक्की के टाइम पे। ये भी एक टेररिस्ट है जिसपे इंडिया सैंक्शन लगवाना चाहता था यूएन में। और अगर आप लोग देखिए तो यूएसए ने अलकायदा को बनाया था यूएसएसआर के खिलाफ, लेकिन हुआ क्या, इसका खामियाजा यूएसए को भी भुगतना पड़ा और यूएसए के कई सिटीजन्स ने जान गंवाई टेररिज्म के चलते। इस चीज को जयशंकर जी समझाना चाह रहे हैं चाइना को। और इसके बाद जो मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें रिफॉर्म की बात करते हैं। ये खासकर से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म की बात करते हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आपको पता होगा 15 मेंबर होते हैं, जिसमें से 5 परमानेंट मेंबर होते हैं। परमानेंट मेंबर्स के पास वीटो पावर होती है, जिसका मतलब है कि अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में किसी चीज को लेके वोट होना है कि ये काम करना चाहिए या नहीं, इसके खिलाफ इन परमानेंट मेंबर में से कोई एक वीटो वोट कर देता है तो भले ही सारे 14 मेंबर उसको सपोर्ट कर रहे होंगे, लेकिन वो काम नहीं किया जाएगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा। इसमें जो 5 परमानेंट मेंबर है वो है यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया और चाइना। बहुत सी कंट्रीज का मानना है इस सिक्योरिटी काउंसिल को अब रिफॉर्म करना चाहिए, ये पूरे वर्ल्ड को रिप्रेजेंट नहीं करता है और कुछ नए लोगों को भी इसमें परमानेंट मेंबरशिप देनी चाहिए। इंडिया भी चाहता है उसे परमानेंट मेंबरशिप मिले और उसको काफी कंट्रीज से इसके लिए सपोर्ट भी मिलता है। यूएसए खुद इसके लिए इंडिया को सपोर्ट करता है, साथ ही साथ जर्मनी और जापान की मेंबरशिप के लिए भी यूएसए सपोर्ट करता है। इसके अलावा रशिया भी ब्राजील और इंडिया को सपोर्ट करता है, फ्रांस भी सपोर्ट करता है इंडिया को। इंडिया अकेली और इकलौती ऐसी कंट्री है जिसको यूएसए और रशिया दोनों सपोर्ट करते हैं इसमें परमानेंट मेंबरशिप के लिए। हाल में ही यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की का भी एक वीडियो रिलीज हुआ था जिसमें वो कह रहे थे कि जापान, ब्राजील, जर्मनी और इंडिया को भी इस सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप देनी चाहिए। कुछ गिने चुने नाम है और भी बहुत सी कंट्रीज हैं जो सपोर्ट करती है और ये जो 4 कंट्रीज जर्मनी, जापान, इंडिया और ब्राजील, इन चारों ने मिलकर भी एक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है G4 नेशंस। ये चारों कंट्रीज भी एक दूसरे को सपोर्ट करती है परमानेंट मेंबरशिप के लिए, लेकिन चाइना और पाकिस्तान जैसी कंट्री इंडिया की परमानेंट मेंबरशिप को अपोज करती हैं। और इस बार का ये जो 77 सेशन था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, इसमें मैं ये कहूंगा एक तरह से इंडिया ने रॉक कर दिया है। देखिए तो पहले तो मोदी जी का जो स्टेटमेंट था दिस इज नॉट द ईरा ऑफ वॉर को काफी दोहराया गया। कई लीडर्स ने ये कहा कि इंडिया और मोदी जी बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रखते हैं वर्ल्ड में और ये लोग एक पावरफुल वॉइस रखते हैं। मैक्सिको ने तो ये भी कह दिया कि यूक्रेन वॉर में जो पीस है उसके लिए हम लोग को एक ग्रुप बनाना चाहिए जिसमें पोप होंगे और यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल होंगे और इसके अलावा उसमें होंगे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी। वो और आप देखिए तो किसी भी दूसरे पॉलिटिकल लीडर्स का नाम नहीं लिया, लेकिन मोदी जी का नाम लिया कि वो इसमें होने चाहिए और वो पीस रिस्टोर करा सकते हैं यूक्रेन में। ये सब चीज एक तरह से प्राउड की बात है इंडिया के लिए। इंडिया का जो बढ़ता हुआ स्ट्रेचर है वर्ल्ड में उसकी निशानी है। कहीं ना कहीं जो बैलेंसिंग स्टैंस, जो न्यूट्रल स्टैंड इंडिया ने अपनाया है वेस्ट और ईस्ट के बीच, उसकी सक्सेस की निशानी है और उसका बहुत बड़ा फायदा मिला है इंडिया को, ये कहा जा सकता है इससे। तो खत्म करते गाइस इस वीडियो को यहाँ पे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।